यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो यह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी इसको हम लोग बोलते हैं। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं देके अगर थेल्स प्रमेय लिखा रहे, ध्यान दीजिएगा, अगर थेल्स प्रमेय लिखा रहेगा, लिख देगा कि सिद्ध की थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या नहीं तो आपसे पूछ देगा कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तब ये वाला आपको लिखना पड़ेगा। ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन में ये वाला बात नहीं लिखकर सिर्फ लिख देगा थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या इसका दूसरा एक नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तो ये वाला कथन, इसको हम लोग बोलते हैं कथन, स्टेटमेंट, ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक, अब हम लोग यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा को काटते हुए कोई रेखा खींचे, है ना, एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं यहाँ। चलिए एक त्रिभुज हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं, नाम देते हैं ABC। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज हम लोग जो बोल रहा है क्वेश्चन में वो कर लिए, है ना। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई भी एक भुजा के समांतर, जैसे BC के समांतर एक लाइन खींच देंगे, या AB के समांतर एक लाइन इधर से खींच दीजिए, या AC के समांतर एक इधर से खींच दीजिए। लेकिन आप इधर से खींचेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, समझने में। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, है ना, अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो यह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके समांतर एक रेखा हम लोग खींच देते हैं, क्वेश्चन के अनुसार नाम देते हैं D और E। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, हल में दिया है। देखिए दिया तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जो बोल रहा है सिर्फ हम लोग नाम किए हैं ABC। आपके मन में हो रहा है PQR देने का, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, दिया है त्रिभुज ABC, है ना, में BC के समांतर एक अन्य रेखा DE इस प्रकार है कि, इतना सा लिख दीजिएगा कि D AB को और E AC को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा अपने से। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, तो हम लोगों को यहाँ सिद्ध करना है, देखिएगा ध्यान से, सिद्ध करना है कि AD बटे DB और बराबर में AE बटे EC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, थोड़ा सा रचना करना है। रचना क्या करना है, देखिए रचना हम लोगों को करना है कि यहाँ से लंब डाल देते हैं AC पर, यहाँ से लंब डाल देते हैं। रचना को हमेशा डॉट लाइन से दिखाते हैं। चलिए ये लंब डाल दिए, नाम इसका हम लोग N देते हैं, और यहाँ से भी लंब डाल देंगे ऐसे करके, ये लंब, तो इसका नाम M देते हैं। ठीक है, ऐसे, कोई दिक्कत? अब इसको भी हम लोग मिलाते हैं, यहाँ से ये मिल गए, और इसको भी हम लोग यहाँ से मिलाते हैं। ठीक है, ऐसे क्लियर है? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि DN लंब हम लोग डाल दिए AC पर, है ना, और हम लोग किए क्या कि EM लंब डाल दिए, है ना, E से लंब डाल दिए
ए बी पर, ठीक है, लंब डालें। और क्या किए, और हम लोग किए कि बी ई और सी डी को मिलाए। ठीक है, ये काम हम लोग किए रचना। ठीक है, अब यहाँ प्रमाण देते हैं। प्रमाण में हम लोग देंगे, ध्यान से देखिएगा, प्रमाण हम लोग कैसे देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये बात आपको जानना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके लेते हैं। जैसे ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं पहले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं तो इसके लिए ये ऊंचाई का काम करेगा। इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए। ये ऊंचाई मान लेते, यही त्रिभुज ऐसे रहता, ऐसे रहता, तो ये ऊंचाई होता। ठीक है, यही चीज़ ऊंचाई है। यानी कि यहाँ ई, यहाँ ए और यहाँ डी दे दें तो यहाँ एम हो जाएगा। देखिए, यही त्रिभुज को ऐसे करके घुमा दिए, ऐसे करके, तो ये रूप हुआ। तो ये ऊंचाई हो गया आपका। फार्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। तो वही काम यहाँ लिखते हैं। त्रिभुज कौन वाला, ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, फार्मूला। अच्छा, दोनों एक और त्रिभुज ले लेते हैं एक ही साथ में, यानी तो एक एक करके लिख लेते हैं, फिर बाद में सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला हम लोग जानते हैं कि एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिखा जाता है, ट्राइंगल ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये हुआ, इसका होता है 1/2 आधार। आधार क्या है, तो ये वाला अभी तुरंत बताए कि ये वाला हो गया आधार ए डी, और ऊंचाई हमारा ये हो गया। यहाँ देखिए, फिगर को ऐसे करके घुमा देना है, तो ये हो जाएगा ई एम। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। इसको मिटा देते हैं, रफ किए थे ऐसे ही। ठीक है, अब फिर सोचिए थोड़ा सा, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, अलग कलर करते हैं इसमें। यहाँ देखिए, हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं। गौर कीजिए थोड़ा सा, नाम इसका क्या है, यहाँ बी है। अब हम लोगों को इस त्रिभुज में देखना है। इस त्रिभुज में ये आधार हो जाएगा और इसमें ऊंचाई का काम ये वाला हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज इस तरह से टेढ़ा हो, तो इसमें ऊंचाई हम लोग यहाँ से ऐसे रचना करके ये वाला ऊंचाई लिखते हैं। बस उसी तरह से है, इसको सिर्फ समझना है। हम कलर चेंज करके यहाँ बनाते हैं। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक देखिए एक त्रिभुज है और ये ऊंचाई है, इसका ऊंचाई जो हम लोग डॉट लाइन से दिखाए हैं, यानी कि रचना किए हुए। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग फिर से लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई में, बी देखिए यहाँ इस त्रिभुज में बी डी ई में है ना, बी डी ई है ना, इसका भी लिख देते हैं 1/2 आधार। आधार इसका क्या हो जाएगा, तो बी डी या डी बी लिखिए, डी बी, और गुना ऊंचाई हो जाएगा इसका ये वाला ई एम हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को भाग कर देते हैं। समीकरण 1 भगा समीकरण 2, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ए, ठीक है, ए डी ई, और यहाँ बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो यहाँ इसका जो है इस पर में 1/2 और यहाँ ए डी गुना ई एम, और नीचे में 1/2 डी बी गुना ई एम। ये और ये सब कट गया, ये बचा ए डी बटे डी बी, डी बी। ये समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हम लोग अभी क्या किए, एक त्रिभुज ये वाला लिए, मैंने इसको पूरे को आधार मानते हुए, ठीक है, मैंने इस लाइन की तरफ जितना त्रिभुज बन रहा था उस त्रिभुज के बारे में हम लोग चर्चा किए। ए बी पर कितना त्रिभुज बन रहा था, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा था और दूसरा त्रिभुज यहाँ बन रहा था। ठीक है, इसी तरह से
इस पार में भी हम लोग देखेंगे, इस पार में भी हम लोगों का त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, ठीक है, गौर कीजिएगा। और इसके लिए ऊंचाई अब ये वाला हो जाएगा, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए, अभी ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। और दूसरा त्रिभुज हम लोगों का यहाँ बन रहा है, ये, ओ सॉरी, ये तो पहले वाला, ये वाला हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये त्रिभुज बन रहा है, इसको भी हम लोग थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो जो काम हम लोग इस भुजा की ओर किए यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेम वही काम इस पर इधर भी करना है, ठीक है। तो उतना नहीं लिख कर हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ लिख देते हैं, इसी प्रकार से। किस प्रकार से? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो काम किए बस वही। तो डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, माना त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, या आप ये वाला लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, AED का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ये वाला यहाँ से CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल, इसका भी 1/2 आधार, आधार इसके लिए AE हो जाएगा, AE, और ऊंचाई ये वाला हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा, DN बटे 1/2 गुना, अब इसके लिए आधार हो जाएगा EC, और ऊंचाई इसके लिए फिर यही वाला हो जाएगा DN, ठीक है। ये दोनों कैंसिल, तो बचेगा AE बटे EC, और ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ये यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से दोनों को आपस में इक्वल करने की कोशिश करते हैं। क्या ये दोनों बराबर है? ये चीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और बटे में त्रिभुज BDE, ठीक है। और इधर वाला लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, और यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज CDE, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूँकि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ऐसा क्यों लिखे? ये दोनों जो है ये इक्वल है, बराबर है। क्यों बराबर है? ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये दोनों ही आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिभुज का एक ही आधार है, इस त्रिभुज का भी ये वाला आधार है और इस त्रिभुज का यही आधार है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। तो इस कंडीशन में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज का एक ही आधार BC, देखिए BC है, और BE समांतर DE समांतर BC के बीच स्थित है, ठीक है। और ऐसा जब होता है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो। अब आप सोचिए, अगर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है, तो इसके जगह पर अगर हम इसको रख दें, ध्यान दीजिएगा, इसके जगह पर अगर हम इसको रख दें तो ये वाला और ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ये और ये, यही ना दोनों बचेगा। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE
इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, ये दोनों ही त्रिभुज फिर आपस में बराबर हो गए। अब एक चीज़ बताइए, ऊपर का दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है और नीचे का भी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। ऊपर का दोनों त्रिभुज यानी कि हम ये बोल दें कि इसके अनुसार से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है और इसके अनुसार से ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। जब ये और ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है और इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब इतना बराबर इतना हो गया, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं जब ये वाला इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा तो इसका वैल्यू भी आपस में बराबर आना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना आया है, इतना आया है। तो यहाँ लिख दीजिए कि AD बटे DB बराबर, और इसका वैल्यू कितना आया है, तो AE बटे EC। यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। क्लियर है? एक बार इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस इतना सा ध्यान में रखना है कि कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो पहले किसी एक आधार को सिलेक्ट कीजिए, या तो इधर वाला या तो इधर वाला। तो हम लोग किए इस वाला को, और एक त्रिभुज यहाँ निकल रहा था, इसके लिए ऊंचाई ये हो गया। फिर दूसरा हम लोग यहाँ से ले लिए और इसके लिए ऊंचाई ये वाला हो गया। ठीक है, दोनों के लिए यही ऊंचाई होगा। और दूसरे तरफ फिर इधर करेंगे तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार से, और यहाँ से डायरेक्ट। और ये वाला बात ज़रूर लिखिएगा, ये बात आपको भी पता होना चाहिए। 9th में हम लोग सिद्ध भी किए हैं। ये दोनों समांतर रेखा है और इसके बीच में दो गो त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे और दूसरा त्रिभुज यहाँ से ऐसे। तो जब दो समांतर रेखाओं के बीच कोई त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज या तीन त्रिभुज या जितना भी त्रिभुज इसके बीच में बनेगा, ठीक है, और आधार सेम ही होना चाहिए, तो ये त्रिभुज समांतर त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए।